दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में प्रस्तुत है सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी और महत्वपूर्ण समसामयिक घटना चक्र जीएस दृष्टि के भारतीय इतिहास के अंतर्गत प्राचीन इतिहास का भाग 4, जिसमें आज हम गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल, एरड़ अभिलेख, एहोल प्रशस्ति, प्राचीन भारत में स्थापत्य कला, एलिफेंटा एलोरा, मंदिर निर्माण की शैलियाँ और विभिन्न मंदिरों के निर्माताओं के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी और महत्वपूर्ण प्राचीन भारत के महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 4। दोस्तों इसमें सबसे पहले हम गुप्त और गुप्तोत्तर काल से संबंधित प्रश्नों को पढ़ेंगे। देखिए, गुप्त वंश का जो शासन रहा दोस्तों लगभग 275 से 550 ईस्वी तक रहा और गुप्त वंश के संस्थापक महाराज श्री गुप्त को माना जाता है। इन्होंने लगभग 275 ईस्वी में गुप्त वंश की स्थापना की थी और प्रथम शक्तिशाली शासक गुप्त वंश का चंद्रगुप्त प्रथम रहा। चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। चंद्रगुप्त प्रथम 319 से 335 तक इन्होंने शासन किया और चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। गुप्त संवत के प्रवर्तक चंद्रगुप्त प्रथम थे। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद समुद्रगुप्त का स्थान आता है। दोस्तों समुद्रगुप्त को विंसेंट स्मिथ ने भारतीय नेपोलियन या भारत के नेपोलियन की उपाधि दिया है और प्रयाग प्रशस्ति जो हरिसेन द्वारा प्रशंसात्मक वर्णन है, इसमें समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख है। तो प्रयाग प्रशस्ति हरिसेन द्वारा रचित है और ये समुद्रगुप्त की विजयों से संबंधित इसमें वर्णन किया गया है। और समुद्रगुप्त द्वारा दोस्तों पर क्रमांक की उपाधि धारण की गई थी। और समुद्रगुप्त के समय में समकालीन दक्षिण राज्य कौन कौन से थे? देखिए, कुस्तलपुर के भारती नरेश धनंजय थे। अवमुक्त जो राज्य था उसके राजा नीलराज थे। पालक्का के उग्रसेन और कांची के विष्णुगोपा थे। अब आइए देखते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। इनका शासनकाल बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय के अन्य नामों में देवगुप्त, देवराज और देवश्री आते हैं और इन्होंने सबसे महत्वपूर्ण विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। शकार और शक विजेता इनके अन्य उपाधियां हैं। दोस्तों महरौली स्तंभ जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य से संबंधित है और विष्णुपद पर्वत पर इन्होंने विष्णु ध्वज की स्थापना की, जो कि वर्तमान में कुतुब मीनार के समीप है। और चंद्र नामक राजा की उपलब्धियों का वर्णन इसमें किया गया है। दोस्तों चंद्र का समीकरण गुप्त वंशीय शासक चंद्रगुप्त द्वितीय से लिया जाता है। तो जो महरौली लेख है इसका जो समीकरण चंद्रगुप्त द्वितीय से बिठाया जाता है। दोस्तों पश्चिम भारत के अंतिम शक राजा रुद्र सिंह तृतीय को परास्त किया इन्होंने और पश्चिम भारत में शक सत्ता का उन्मूलन किया। दोस्तों शकों को हराने के उपलक्ष्य में इन्होंने चांदी के सिक्के चलाए थे और चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में जो समकालीन चीनी यात्री आया था उसका नाम था फाहयान। अब आइए देखते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों के बारे में। दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय के जो है राज दरबार में नवरत्नों की एक सभा होती थी, जिसमें महाकवि कालिदास, चिकित्सक के रूप में धन्वंतरी, 12 मिहिर खगोल विज्ञानी अमर सिंह कोशकार, वास्तुकार के रूप में शंकु, ज्योतिषी के रूप में छपड़क, वैकराणज्ञ के रूप में वररुचि और बेताल भट्ट जादूगर और कूटनीतिज्ञ घटकरपर थे। तो ये नवरत्नों की सभा थी जो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार को विभूषित करती थी। दोस्तों कुमारगुप्त प्रथम ने महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की थी और चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी ध्रुव देवी से ये उत्पन्न हुआ था। और सर्वाधिक प्राप्त गुप्तकालीन अभिलेख कुमारगुप्त प्रथम के समय काल के हैं और ताम्रपत्रों में धनदैह, दामोदरपुर और बैग्राम से प्राप्त जो ताम्रपत्र हैं ये कुमारगुप्त प्रथम से संबंधित हैं और इसके समय काल में स्वर्ण, रजत और ताम्र मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। बिलसड अभिलेख है जो कि गुप्तों की वंशावली कुमारगुप्त प्रथम तक उसमें प्रदर्शित है। स्कंदगुप्त दोस्तों स्कंदगुप्त गुप्त वंश का अन्य प्रतापी शासक था। इसने क्रमादित्य की उपाधि धारण की थी और स्वर्ण सिक्के जो इसने चलाए इसमें मुख्य भाग पर धनुष बाण लिए हुए राजा की आकृति है और पृष्ठ भाग पर पद्मासन में विराजमान लक्ष्मी की प्रतिमा है
और श्री स्कंदगुप्त उत्तीर्ण है इस पर। दोस्तों हूणों का पहला आक्रमण स्कंदगुप्त के समय में हुआ था, जिसमें स्कंदगुप्त विजयी हुआ था, और स्कंदगुप्त के कुछ सिक्कों के ऊपर दोस्तों गरुड़ ध्वज और क्रमादित्य भी अंकित है। तोरमाड़, दोस्तों तोरमाड़ के बारे में आइए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं। तोरमाड़ जो था भारत पर दूसरे हूण आक्रमण का नेता था, और एरण से जो अभिलेख है, बाराह प्रतिमा पर खुदा हुआ अभिलेख है, और इसका उल्लेख जो है इसमें तोरमाड़ के सामंत धन्य विष्णु का उल्लेख किया गया है। मिहिरकुल कौन था? तो दोस्तों तोरमाड़ का पुत्र और उत्तराधिकारी ये मिहिरकुल था। तो दोस्तों तोरमाड़ जो था ये भारत पर दूसरे हूण आक्रमण का नेता था। अब आइए देखते हैं गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था के बारे में। तो यहाँ पर देखिए ताम्रलिप्ति। दोस्तों ताम्रलिप्ति गुप्त काल में बंगाल का एक प्रमुख बंदरगाह था, जहाँ से उत्तर भारतीय व्यापार का संचालन किया जाता था। इसके अलावा दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, लंका, जावा और सुमात्रा से व्यापार ताम्रलिप्ति बंदरगाह से होता था। तो याद रखिए ताम्रलिप्ति बंगाल का प्रमुख बंदरगाह था। भड़ौच, तो भड़ौच दोस्तों पश्चिमी भारत का मुख्य बंदरगाह था, और पश्चिमी देशों के साथ जो समुद्री व्यापार होता था वो भड़ौच बंदरगाह से होता था। इसके अलावा गुप्त काल में कुछ श्रेणियां थीं जो कि विशेष महत्व के संगठन होते थे, और व्यापारियों द्वारा व्यापार के समुचित संचालन के लिए इन श्रेणियों की स्थापना की गई थी, और श्रेणियां अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार रखती थीं। सदस्यों के वेतन, काम करने के नियम, मानकों और कीमतों का निर्धारण इनके द्वारा किया जाता था। और दोस्तों प्रत्येक श्रेणी का अपना प्रमुख होता था, और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि श्रेणियों के अपने द्वारा निर्मित खुद के नियम होते थे जिनसे इनका प्रशासन संचालित होता था। आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को दोस्तों। स्वर्ण मुद्रा को गुप्त काल में दीनार कहा जाता था, और देखिए सिद्धांत शिरोमणि और लीलावती भास्कराचार्य की प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। भास्कराचार्य प्रसिद्ध गणितज्ञ माने जाते हैं। आयुर्वेद शास्त्र धन्वंतरी, आयुर्वेद शास्त्र के लेखक धन्वंतरी थे, और चांदी के सिक्के दोस्तों इनको रूपक कहा जाता था। स्वर्ण मुद्रा को दीनार और चांदी के सिक्कों को रूपक कहा जाता है। एरड़ अभिलेख का नाम बार बार आता है दोस्तों। देखिए एरड़ अभिलेख क्यों प्रसिद्ध है? तो सबसे पहले एरड़ अभिलेख में सती प्रथा का अभिलेखी या लिखित साक्ष्य मिलता है, और ये 510 ईस्वी का अभिलेख है, जिसमें सेनापति गोपराज की स्त्री के सती होने का उल्लेख किया गया है। आइए कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली और उनके अर्थों को जान लेते हैं। देखिए उद्रंग, तो उद्रंग क्या था? ये भूमि कर या भाग कर होता था, जो भू राजस्व की दर का या भू राजस्व की उपज का 1/6वां भाग होता था। बिदक भागम क्या था? तो ये प्राचीन भारत में सिंचाई कर बिदक भागम था। कौशे रेशम का पर्याय होता था, और संस्कृत दोस्तों गुप्तकालीन उच्च लोगों की भाषा होती थी। वारंगल लोहे के उपकरणों के लिए प्रसिद्ध था। मृच्छकटिकम ये शूद्रक की महत्वपूर्ण रचना है जो कि नाटक है, और शतरंज गुप्त काल के दौरान ये खेल उत्पन्न हुआ था। अब आइए देखते हैं प्रवरसेन के बारे में दोस्तों। प्रवरसेन 275 से 335 ईस्वी तक इसका शासन रहा, और प्रवरसेन प्रथम वाकाटक वंश का प्रतापी शासक था। इसने सम्राट की उपाधि धारण की थी, और सबसे महत्वपूर्ण बात इसके बारे में ये कि इसने 4 अश्वमेध यज्ञ संपन्न किए थे। तो प्रवरसेन प्रथम ने 4 अश्वमेध यज्ञ किया था। ये वाकाटक वंश का प्रतापी शासक था। देखिए यहाँ पर कुछ दर्शन के बारे में जान लेते हैं। न्याय दर्शन दोस्तों इसके प्रवर्तक गौतम या अक्षपाद माने जाते हैं। न्याय का शाब्दिक अर्थ निर्णय होता है या तर्क होता है, और 16 पदार्थों या तत्वों का अस्तित्व इन्होंने घोषित किया था। सांख्य दर्शन, तो दोस्तों सांख्य दर्शन के प्रतिपादक महर्षि कपिल हैं, आप जानते हैं। और सांख्य दर्शन का सिद्धांत ये कहता है कि आत्मा का आवागमन जारी रहता है, और अज्ञानता ही दुखों का कारण है। वेदांत दर्शन, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारतीय विचारधारा की पराकाष्ठा के 3 आधार हैं: उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता। तो दोस्तों वेदांत दर्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये वेदों के बाद का दर्शन है, और वेदों को समझने के लिए उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता जो है ये वेदांत दर्शन के अंतर्गत आते हैं। आइए प्रमुख दर्शन और उनके प्रवर्तकों के बारे में देख लेते हैं।
दोस्तों योग दर्शन के प्रवर्तक कौन हैं? महर्षि पतंजलि हैं। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक उलूक या कणाद हैं। मीमांसा दर्शन जैमिनी के द्वारा इनका प्रतिपादन किया गया था। वेदांत दर्शन के प्रतिपादक वादरायण थे। अद्वैतवाद शंकराचार्य, विशिष्टाद्वैत रामानुजाचार्य, द्वैतवाद के प्रवर्तक दोस्तों माधवाचार्य हैं और नव्य न्याय गंगेश उपाध्याय के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। चार्वाक दर्शन दोस्तों जड़वादी और नास्तिक दर्शन है। आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। गुर्जर जाति का प्रथम उल्लेख कहाँ पर आया है? तो ऐहोल अभिलेख में। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट प्रथम था। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंतिदुर्ग था। और हर्ष ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की थी? थानेश्वर से कन्नौज। दोस्तों एक महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि मौखरी शासकों की राजधानी कहाँ थी? तो मौखरी वंश के शासकों की राजधानी कन्नौज थी। अब आइए देखते हैं दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और बार बार पूछे जाते हैं। ऐहोल प्रशस्ति के संबंध में पूछा जाता है कि पुलिकेशिन द्वितीय और हर्ष के मध्य युद्ध का वर्णन ऐहोल प्रशस्ति में है और ये युद्ध नर्मदा नदी के तट पर हुआ था जिसमें पुलिकेशिन द्वितीय विजयी और हर्ष पराजित हुआ था। दोस्तों ह्वेनसांग, तो ह्वेनसांग किसके शासनकाल में? ह्वेनसांग दोस्तों हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था और तांग शासकों की राजधानी चंगन से भारतवर्ष के लिए इसने प्रस्थान किया था। ह्वेनसांग की प्रमुख रचना सी यू की है और भीनमाल की यात्रा का वर्णन ह्वेनसांग ने किया है। दोस्तों ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है और 637 ईस्वी में इसने नालंदा विश्वविद्यालय का दौरा किया और ह्वेनसांग के वर्णनों में मथुरा सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था और वाराणसी रेशमी वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध केंद्र था। इसके अलावा आइए देखते हैं चार धाम। चार धाम कौन कौन से हैं? द्वारिका, रामेश्वरम, पुरी और बद्रीनाथ। दोस्तों बद्रीनाथ सबसे उत्तर में, द्वारिका पश्चिम में, पुरी पूरब में और रामेश्वरम दक्षिण में है। तो ये संपूर्ण भारत को एकता के सूत्र में बांधने के लिए चार धाम बनाए गए थे। आइए देखते हैं त्रिपक्षीय संघर्ष या त्रिकोणीय संघर्ष किनके बीच हुआ था? तो दोस्तों राष्ट्रकूट, पाल और गुर्जर प्रतिहारों के बीच में त्रिकोणीय संघर्ष हुआ था और गुर्जर प्रतिहार अंतिम रूप से त्रिकोणीय संघर्ष में सफल हुए थे। यहाँ पर देखिए शंकराचार्य द्वारा स्थापित मठ जो थे, इसमें उत्तर में ज्योतिर्मठ उत्तराखंड में, पूरब में पुरी ओडिशा में, दक्षिण में श्रृंगेरी मठ कर्नाटक में और पश्चिम में द्वारका मठ गुजरात में शंकराचार्य द्वारा स्थापित ये चार मठ हैं। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों हर्ष के समय में प्रति 5वें वर्ष के संगम क्षेत्र में कौन सा समारोह आयोजित किया जाता था? तो इसका नाम था महामोक्ष परिषद। महामोक्ष परिषद के 6वें समारोह में प्रयाग में उपस्थित विदेशी यात्री कौन था? तो ह्वेनसांग था। और प्राचीन काल चीनी लेखकों द्वारा भारत को दिया गया नाम क्या था? तो ये दोस्तों भारत को प्राचीन काल में इंतु या थियांतु कहा जाता था। और नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किसके द्वारा किया गया था? बख्तियार खिलजी के द्वारा। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए प्राचीन भारत में स्थापत्य कला से संबंधित जो तथ्य हैं उनके बारे में आइए जानते हैं। प्राचीन भारत में स्थापत्य कला के जो खजुराहो के मंदिर हैं उनके बारे में देखते हैं दोस्तों। खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित हैं और ये 950 से 1050 ईस्वी के मध्य ये दोस्तों चंदेल राजाओं द्वारा निर्मित कराए गए थे। कंदरिया महादेव मंदिर, तो ये सर्वोत्तम मंदिर है, उस समय के खजुराहो में निर्मित सबसे मंदिरों में सबसे अच्छा है। दोस्तों 85 मंदिरों के निर्माण का उल्लेख वैष्णव, शाक्त, शैव और जैन धर्म से संबंधित है। मातंगेश्वर मंदिर, तो ये भगवान शिव को समर्पित मंदिर है। पार्श्वनाथ मंदिर जैन मंदिर है। अन्य मंदिरों में 64 योगिनी मंदिर, ब्रह्म मंदिर, दूल्हा देव मंदिर, जिननाथ का मंदिर है। और दोस्तों खजुराहो के मंदिर, इनकी महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि इन मंदिरों की निर्माण शैली नागर शैली है और ये यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल किए गए हैं। अब आइए देखते हैं कुछ प्रसिद्ध गुफा मंदिरों के बारे में। देखिए दोस्तों एलिफेंटा जो है ये गुफा मंदिर है और इस मंदिर का निर्माण, एलिफेंटा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों द्वारा किया गया था और इसमें त्रिमूर्ति शिव की प्रतिमा बनाई गई है
और दोस्तों एलिफेंटा में कुल 7 गुफाएं हैं। 5 गुफाएं हिंदू धर्म से और 2 गुफा बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो याद रखिए, एलिफेंटा गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों द्वारा करवाया गया था। 7 गुफाओं में 5 गुफाएं हिंदू धर्म और 2 बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। एलोरा के बारे में जानते हैं दोस्तों। एलोरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है और ये शैलकृत गुफा मंदिर है। दोस्तों इन मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों ने करवाया था। और एलोरा में कैलाश मंदिर बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि शैलकृत स्थापत्य द्रविड़ शैली का अद्भुत नमूना है और इसका निर्माण कृष्ण प्रथम के द्वारा, जो कि राष्ट्रकूट शासक था, करवाया गया था। एलोरा में कुल 34 शैलकृत गुफाएं हैं, जिसमें 1 से 12 तक बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, 13 से 29 तक हिंदू धर्म और 30 से 34 तक जैन धर्म। तो दोस्तों एलोरा जो है ये हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों धर्मों से संबंधित यहाँ पर गुफाओं में अंकन किया गया है। आइए देखते हैं दोस्तों सूर्य के विशाल कोणार्क के सूर्य मंदिर के बारे में। दोस्तों कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण नरसिंह देव प्रथम, जो कि चोडगंग के शासनकाल में 13वीं शताब्दी में हुआ था और इसमें 7 घोड़ों की स्वतंत्र मूर्तियां हैं। दोस्तों मंदिरों का आधार विशाल चबूतरे पर बनाया गया है और चारों ओर पत्थर के तराशे हुए पहिए हैं। लिंगराज मंदिर उड़ीसा में है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये भुवनेश्वर में स्थित है। दोस्तों लिंगराज मंदिर नागर शैली में निर्मित किया गया है और आर्य नागर शैली का ये सर्वोत्तम मंदिर है। लिंगराज मंदिर का सबसे आकर्षक भाग इसका शिखर है। आइए देखते हैं अंकोर वाट मंदिर के बारे में। दोस्तों अंकोर वाट या जो अंगकोर है ये यशोधरपुर के नाम से जाना जाता है। कंपूचिया यानी कंबोडिया में स्थित है और सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा 12वीं शताब्दी में अंकोर वाट मंदिर का निर्माण करवाया गया था। ये मंदिर विष्णु को समर्पित द्रविड़ शैली में निर्मित किए गए हैं और दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर समूह है। मंदिर निर्माण की शैलियाँ कौन कौन सी हैं इनके बारे में जान लेते हैं। तो नागर शैली दोस्तों समस्त उत्तरी भारत में प्रचलित है। उड़ीसा के मंदिर इसके सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। द्रविड़ शैली दक्षिण भारत में प्रचलित है। कृष्णा नदी में कुमारी अंतरीप के मध्य एलोरा का कैलाश मंदिर द्रविड़ शैली का महत्वपूर्ण उदाहरण है। दोस्तों बेसर शैली तो ये नागर और द्रविड़ शैलियों का सम्मिश्रण है और इसको बेसर शैली को दूसरे नाम चालुक्य शैली के नाम से भी जाना जाता है। सोनागिरी क्या है दोस्तों, ये दतिया मध्य प्रदेश के निकट स्थित है और इसकी विशेषता है कि ये जैन धर्म का पवित्र स्थान है और चारों ओर सफ़ेद जैन मंदिर हैं। वर्तमान में 77 जैन मंदिर पहाड़ी पर, 26 गांव में और कुल संख्या इनकी 103 है। तो सोनागिरी जैन धर्म का महत्वपूर्ण पवित्र स्थल है। यहाँ पर 77 जैन मंदिर पहाड़ी पर, 26 गांवों में कुल 103 मंदिर बनाए गए हैं और दोस्तों 57वां मंदिर जो है मुख्य मंदिर है, जो कि पहाड़ी पर स्थित है और ये भगवान चंद्र प्रभु से संबद्ध है। अब आइए देख लेते हैं यहाँ पर मंदिर स्थान और इनके निर्माताओं से संबंधित कुछ तथ्यों को। देखिए सबसे पहला है दिलवाड़ा का जैन मंदिर। तो ये माउंट आबू में है और इसका निर्माण भीमदेव प्रथम के सामंत बिमल शाह के द्वारा करवाया गया था। पालीताड़ा जैन मंदिर ये शत्रुंजय पहाड़ी भावनगर गुजरात में स्थित है और मोढेरा सूर्य मंदिर गुजरात में स्थित है। दोस्तों भीमदेव प्रथम के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। रथ मंदिर महाबलीपुरम में पल्लव शासकों द्वारा निर्मित करवाए गए थे। बृहदेश्वर मंदिर तंजौर में है राजराज प्रथम के द्वारा और विरूपाक्ष मंदिर हम्पी में स्थित है। पंचायतन क्या है दोस्तों, पंचायतन जो है ये मंदिर रचना शैली है। किसी देवता और उसके साथ 4 अन्य देवताओं की मूर्ति का जो समूह है उसको पंचायतन कहा जाता है। आइए देखते हैं दक्षिण भारत के चोल, चालुक्य, पल्लव और संगम युग के बारे में महत्वपूर्ण तथ्यों को। दोस्तों 3 संगम हुए हैं। पहला संगम मदुरई में, इसके अध्यक्ष अगस्त ऋषि थे। द्वितीय संगम कपाटपुरम अलैवाई में अगस्त ऋषि और तोलकाप्पियर इसके अध्यक्ष थे और तृतीय संगम ये मदुरई में हुआ था, इसके अध्यक्ष नक्कीरर थे। तो देखिए प्रथम और तृतीय संगम मदुरई में हुए थे, द्वितीय संगम कपाटपुरम में आयोजित किया गया था।
तोलकाप्पियम क्या है दोस्तों? तोलकाप्पियम ये द्वितीय संगम का एकमात्र अवशिष्ट है और अद्यतन उपलब्ध तमिल साहित्य का ये प्राचीनतम ग्रंथ है तोलकाप्पियम। दोस्तों इसके प्रणयनकर्ता तोलकाप्पियर ऋषि अगस्त के 12 योग्य शिष्यों में से एक थे और तोलकाप्पियम व्याकरण ग्रंथ है, सूत्र शैली में इसकी रचना हुई है और ये काव्य शास्त्र का भी उच्च कोटि का ग्रंथ है। सिलप्पादिकारम क्या है दोस्तों? सिलप्पादिकारम के लेखक इलिंगो अडिगल हैं और संगम साहित्य का महत्वपूर्ण महाकाव्य इलिंगो अडिगल का वर्णन चोल नरेश करिकाल का पौत्र है। दोस्तों पुहार जो है ये कावेरी पट्टनम के एक धनाढ्य व्यापारी के पुत्र कोवलन और उसकी पत्नी कनग्गी से संबंधित मार्मिक कथा का वर्णन इसमें किया गया है। तो तोलकाप्पियम और सिलप्पादिकारम के बारे में आपने जान लिया। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, समसामयिक घटना चक्र जीएस दृष्टि के प्राचीन भारत के इतिहास का चौथा भाग। इसका एक भाग और है जिसे हम कल की वीडियो में शामिल करेंगे, तब हमारा प्राचीन इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो श्रृंखला है वो समाप्त होगा। उसके बाद हम मध्यकालीन भारत पर आएंगे। दोस्तों ये वीडियो परीक्षाओं के लिए रिवीजन और तैयारी की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी तथ्य के बारे में जो संपूर्ण जानकारी हो सकती है वो एक जगह पर दे दी गई है, जो आपकी तैयारी में बहुत ही उपयोगी और सहायक होगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।